हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैथ के लेक्चर नंबर 6 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 और 2 के लिए मैथ का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जिसमें हमने सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज्योमेट्री यानी ज्यामिति को पढ़ा था। तो ज्यामिति के कुछ टॉपिक थे जो रह गए थे, जो मैंने आपको पार्ट 1 में नहीं पढ़ाए थे। उन सभी टॉपिकों को मैं आपको इस सेकेंड पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। ज्यामिति के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, इनको मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। साथ में हम लास्ट में सीटेट एग्ज़ाम में 10 से 11 साल में ज्यामिति से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। और पार्ट 1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। ज्यामिति के इस पार्ट सेकंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा कुछ कोण बनते हैं, उनके नाम और उनमें संबंध, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कस करते हैं। समांतर रेखाओं के बारे में हम जानते हैं क्या होती है समांतर रेखाएं। फिर इसके बाद मैं आपको तिर्यक रेखा पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको समांतर रेखा और तिर्यक रेखा इन दोनों के द्वारा कुछ कोण बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा आना चाहिए क्या होती हैं। तो चलिए समझते हैं पहले समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो एक ही तल में स्थित तल का मतलब क्या होता है, जैसे ये तल हो गया, ओके, इसको प्लेन बोलेंगे। ये क्या हो गया, तल हो गया। जमीन होगी, इसको तल बोलेंगे। तो तल का मतलब ये होता है। तो समांतर रेखाएं क्या होती है, एक ही तल में स्थित ऐसी दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं, जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं तथा कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, कट करना, तथा कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। तो समझ में आ गया होगा कैसी समांतर रेखाएं होती हैं। देखिए, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी जो हमेशा समान दूरी पर रहें। आप कहीं भी उन्हें बना लें, वे हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर रहेंगी। दूसरा, वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ऐसी रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो एक ही तल में स्थित ऐसी दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहें तथा कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे मैं आपको इस तल में बना देता हूं दो रेखाएं। देखिए, एक लाइन मैंने ये बना दी, एक रेखा ये बना दी मैंने, ये एक लाइन है और एक ये लाइन हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं को आप देखें, आप ये देखिए, मैंने बताया था पार्ट 1 में लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है। आई होप आपने देखा होगा वो पार्ट 1। तो यहाँ पर देखिए, ये रेखा है, ये एरो लगा है, इसका मतलब क्या है, ये इधर को चलती जाएगी। और इधर एरो लगा हुआ है, तीर लगा हुआ है, इसका मतलब है ये इधर को चलती जाएगी। दूसरी वाली नीचे वाली रेखा देखें, ये इधर को चलती जाएगी, ये इधर को चलती जाएगी। तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। कब, क्या कहा गया है, एक तो ये कि ये परस्पर सदैव समान दूरी पर रहें। समान दूरी का मतलब ये कि ये जो इनके बीच की दूरी है ये हमेशा समान रहनी चाहिए, चाहे तो आप इधर कितनी भी बढ़ा दें इन रेखाओं को या फिर इधर कितनी भी बढ़ा दें, परस्पर ये समान दूरी पर रहेंगी। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। आप देखिए, क्या ये रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद करेंगी? आप इस वाली रेखा को कहीं भी बढ़ा लीजिए आगे, और ऊपर वाली रेखाओं को भी कहीं तक ले जाइए, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी। देखिए, प्रतिच्छेद का मतलब होता है ऐसे, देखो ये मैंने एक रेखा खींच दी,
और ये इस तरह से एक रेखा दूसरी इसको कट करेगी, तो इसका मतलब है यहाँ पर कट करेगी, मतलब ये है प्रतिच्छेद करना। ओके, क्रॉस कर देना, एक दूसरे को कट करना मतलब प्रतिच्छेद करना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप देख सकते हो ये अगर सदैव समान दूरी पर रहेंगी दोनों रेखाएं तो एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगी। तो ऐसी दो रेखाएं आपस में क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये पहली लाइन जो है इसका नाम ए बी है, और जो दूसरी लाइन है यानी रेखा है उसका नाम मान लीजिए सी डी है। क्योंकि मुझे आपको एक नोटेशन बताना है। देखिए ज्यामिति में कुछ नोटेशन यूज होते हैं, कुछ संकेत यूज होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ देखें, एक लाइन मान लीजिए एक रेखा ए बी है और एक रेखा सी डी है। जैसा कि आप जानते हो रेखा को हम ऊपर ये एरो लगा देते हैं, इस तरह से नोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखें ए बी एक रेखा है और सी डी एक रेखा है। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उसका संकेत होता है इस तरह से। देखो इसके बीच में दो लाइनें ये समांतर खींच दी जाती हैं इस तरह से। अगर आपको दो रेखाओं के बीच में ये दो लाइनें इस तरह से दो डंडे खींचे हुए मिलें तो इसका मतलब ये है कि लाइन ए बी यानी रेखा ए बी और रेखा सी डी आपस में क्या हैं? समांतर हैं। तो ये नोटेशन काफ़ी है। ये जो मैंने लिखा हुआ है, देखो इतना ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसे लिख दूं मैं या फिर इसे लिख दूं, दोनों ही एक ही बातें, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी हमें ये बता रहा है कि ए बी और सी डी रेखाएं समांतर हैं, और ये परिभाषा भी हमें यही बता रही है कि दो रेखाएं कब समांतर हैं, यानी ए बी और सी डी यहाँ पर समांतर हैं। तो संकेतों का ध्यान रखना है। इस तरह से दो डंडे खिंचे हुए हैं दो रेखाओं के बीच में, तो उसका मतलब है कि रेखा ए बी और रेखा सी डी आपस में क्या है? समांतर हैं। तो बस इसमें इतना ही है, कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही है इसमें जो आपको जानना चाहिए। तो समांतर रेखाएं होगी। अब चलते हैं हम तिर्यक रेखा पर। दूसरी होती है हमारा प्रकार होता है तिर्यक रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसवर्सल लाइंस, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है तिर्यक रेखा। एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वह रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। तो मैं परिभाषा लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ज्योमेट्री बनाकर दिखाऊंगा। तो तिर्यक रेखा क्या कहलाती है? वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? काटना होता है, काटती है। ओके, तो तिर्यक रेखा कौन सी रेखा होती है? वह रेखा होती है जो दो या फिर दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो देखिए ज्यामिति देखिए क्या होती है, उससे और अच्छा समझ में आएगा आपको। मान लीजिए दो रेखाएं मैं बना लेता हूँ, एक तो ये बना ली मैंने रेखा, और एक इस तरह से ये रेखा मैंने आपको यहाँ पर बना दी। ये दो रेखाएं हैं। अब एक ऐसी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, वही तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो ये मैंने एक रेखा खींच दी इस तरह से। तो अभी जो मैंने आपको रेखा खींची है, देखो अब ध्यान दो, ये वाली एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये वाली जो रेखा है देखिए इसको यहाँ पर काट रही है और इसको, इस वाली रेखा को यहाँ पर काटती है। तो ये जो बनाई है यही रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। यही क्या है? तिर्यक रेखा। ओके, तो कहा गया है ना परिभाषा में, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। तो काट तो रही है, देखिए इस रेखा को यहाँ पर काट रही है और इस दूसरी वाली रेखा को यहाँ पर काट रही है। तो ये वाली जो रेखा है ये क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से अगर कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो वह काटने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो बस ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको बस याद रखना है, रटना नहीं है, बस समझ लेना। देखिए ज्योमेट्री, ये जो ज्यामितीय संरचना बनाई है इसको अपने माइंड में रखना।
क्योंकि ये ज़रूरी है ये चीज़ें पढ़ना। मैं बार बार कहता हूँ कि जो 2021 के बाद जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि दो आपको स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और उस पर पूछा जाता है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, कौन सा किसकी व्याख्या करता है, इस तरह से। तो उसमें क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये जो थ्योरी होती है ये पूछे जाते हैं। अगर आपको पता होगी तो आप सही ऑप्शन लगा दोगे। तो इसलिए मोटा मोटा याद रखना क्या होता है समांतर रेखा, क्या होती है तिर्यक रेखा। बाकी आप देख सकते हो इसमें जो भी आपको नोट करना है। अब चलिए, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से मिलकर कुछ कोण बनते हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं वे कोण, उनके नाम बताऊंगा, उनमें कुछ संबंध होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उस पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसमें से अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ज्यामिति का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए कोण। तो यहाँ पर आप जानें कि ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा कुछ कोण बनते हैं और वो कैसे बनते हैं, उनका आपको नाम जानना है। फिर उसके बाद उनमें कुछ संबंध होते हैं जिनको लेकर क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको जानना पड़ेगा इस टॉपिक में। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं बनाए रखी हैं। आपको मैंने अभी बताया था समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, वे रेखाएं जो परस्पर समान दूरी पर रहें सदैव और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करें। तिर्यक रेखा मैंने क्या बताई थी, तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये वाला जो मैंने ज्यामितीय संरचना बनाई है इसको ध्यान से देखें। इसमें मैं आपसे कहता हूँ रेखा ए, जो मैं अभी उंगली रख रहा हूँ, और रेखा बी। अब बताइए ये आपस में परस्पर समांतर हैं या फिर नहीं। तो ये आपस में क्या है, परस्पर समांतर, क्योंकि रेखा ए और रेखा बी आपस में देखिए सदैव एक समान दूरी पर हैं, ओके, और ये कभी भी आपस में कभी भी प्रतिच्छेद, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ये समांतर रेखाएं हैं। अब रेखा सी को देखिए ध्यान से। रेखा सी क्या रेखा ए और बी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रही है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल काट रही है। जो रेखा सी है, रेखा सी है ये वाली, क्या ये रेखा ए को यहाँ पर कट कर रही है, बिल्कुल कट कर रही है। रेखा बी को यहाँ पर कट कर रही है, बिल्कुल कट कर रही है। तो ऐसी ही रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है, जो मैंने अभी पीछे बताया था। तो तिर्यक रेखा है हमारी कौन सी, सी रेखा। अब इस पूरी संरचना को ध्यान से देखिए कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा कुछ कोण बन रहे हैं जो आपको इस ज्यामितीय संरचना में दिखाई देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से भी कोण हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारी समांतर रेखा जा रही है एक, ये हमारी समांतर रेखा बी है, तिर्यक रेखा हमारी समांतर सी है। तो यहाँ ये इस बिंदु पर कट कर रही है। तो देखो एक कोण ये बन रहा है, आप देख सकते हो। कोण मैंने बताया था पार्ट 1 में क्या होता है। ये देखो एक कोण बनना है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ कोण नंबर 1, सही है, कोण नंबर 1। इनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, इसलिए 1 2 नाम दे देता हूँ। और देखो एक कोण ये बन रहा है, ये रहा, इसका नाम दे देता हूँ मैं कोण 2। इसी तरह से देखो एक कोण ये भी तो बन रहा है, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ कोण 3। और एक कोण हमारा ये रहा, इसका नाम दे देता हूँ मैं 4। तो इस तरह से मैं कुछ नाम दे रहा हूँ। और आगे देखिए कुछ और कोण बन रहे हैं इसमें, इनके भी हम नाम दे देते हैं। इसी तरह से आप यहाँ नीचे की ओर आएँ थोड़ा, तो देखिए समांतर रेखा और तिर्यक रेखा द्वारा ये कोण बने, यहाँ भी 4 कोण बने, तो इनका भी मैं नाम दे देता हूँ। एक कोण ये रहा, इसको मैं कह देता हूँ कोण नंबर, इसको मैं 5 कह देता हूँ। और एक कोण ये रहा, इसको मैं कोण नंबर 6 कह देता हूँ। एक कोण ये रहा, इसको 7, और एक कोण ये रहा, इसको कह देते हैं हम कोण नंबर 8। तो इस तरह से ये मैंने नाम दे दिए। 4 कोण ऊपर बन रहे हैं, 4 कोण नीचे, 8 कोण हमारे बन रहे हैं समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा। तो ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है अब तक। तो अब तक केवल मैंने आपको कोण दिखाए हैं कहाँ पर बन रहे हैं। अब इनके नाम जानिए, इनके नाम क्या होते हैं। अभी तो मैंने 1 2 3 ये नोटेशन दिए हैं ताकि आपको मैं इनके नाम बता सकूँ। तो चलिए नाम इनके जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जो कोण नंबर, ध्यान से देखना, जो कोण नंबर 1 है और कोण नंबर 5 है, कोण नंबर 2 है और जो कोण नंबर 6 है, इन कोणों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, संगत कोण। तो यहाँ पर आप देखें, जो कोण नंबर 1 और 5 है, जो कोण नंबर 1 और 5 है, ये क्या कहलाते हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ
कोण नंबर 1, देखिए ये इस तरह से जो लिख देते हैं हम, ये नोटेशन होता है कोण का। आप एक तो लिखते हो शब्द में कोण, लेकिन आप ये इस तरह से नोटेशन लगा देते हो और कुछ यहाँ पर लिख देते हो। मान लो मैंने ए लिख दिया तो इसका मतलब है कोण ए पढ़ते हैं इसको, सही है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी संकेत होते हैं। तो इसका क्या बोलेंगे, कोण 1। तो कोण 1 और कोण 5 क्या है, संगत कोण है, सही है। एक तो ये हो गए संगत कोण। नंबर बी, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6, देखिए जिस तरह से 1 और 5 है उसी तरह से 2 और 6 है। तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। और भी होते हैं संगत कोण, कौन से होते हैं, कोण नंबर 3 और अब आपको नीचे वाला लेना है कोण नंबर 7। तो सी में हम देखेंगे कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। अब उधर वाली साइड जाइए तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 क्या है, एक दूसरे के संगत कोण है। तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8 एक दूसरे के क्या है, संगत कोण इन्हें कहेंगे। अब इनकी विशेषता क्या होती है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको इनके नाम बता रहा हूं। तो कोण नंबर 1 और 5 एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। कोण नंबर 2 और 6 एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। इसी तरह से अब एक एक नीचे आएंगे तो कोण नंबर 3, इधर भी नीचे जाएंगे तो कोण नंबर 7, 3 और 7 एक दूसरे के संगत होंगे। इसी तरह से 4 और 8 एक दूसरे के संगत कोण होंगे। संगत कोणों में एक अच्छा संबंध होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ा ही प्यारा रिलेशन होता है इनमें। तो फिलहाल आप बस नाम जानिए, ये होते हैं संगत कोण। अब जानते हैं एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं। तो देखिए एकांतर अंतः कोण होते हैं इनमें कोण 3 और 6। तो यहाँ पर देखें एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं, कोण 3 और 6। तो एड करके लिख देता हूँ, कोण 3 और कोण 6 आपस में क्या है, एकांतर अंतः कोण है। और भी एकांतर अंतः कोण बनते हैं, वो है कोण नंबर 4 और कोण 5 एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो ध्यान देना, कोण 3 और 6 को अगर हम लें तो इनका नाम क्या होता है, एकांतर अंतः कोण। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 लें तो ये एकांतर अंतः कोण होते हैं एक दूसरे के। तो इस तरह से ये हमारे एकांतर अंतः कोण होते हैं। अब चलते हैं एकांतर बाह्य कोण पर। तो एकांतर बाह्य कोण देखिए बाहर वाले बनाते हैं, बाहर वाले। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 8 एक दूसरे के एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे। तो ए में मैं डाल देता हूँ कोण नंबर 1 और कोण नंबर 8 एक दूसरे के क्या हैं, एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण कौन से हैं, बाह्य मतलब बाहर वाले। तो एकांतर बाह्य कोण है कोण नंबर 1 और 8। इसी तरह से कोण नंबर 2 और 7 जो है एक दूसरे के क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 7। तो ये हो गए हमारे एकांतर बाह्य कोण। अब चलते हैं क्रमागत कोण पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है देखना, क्रमागत कोण कौन से कहलाते हैं। इसमें कोण नंबर 3 और 5 क्रमागत कोण होते हैं। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 क्या है, एक दूसरे के क्रमागत कोण है। नंबर बी में कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 क्या है, क्रमागत कोण है। तो आपको जो इस साइड को लेना है उसी तरह से दूसरी साइड ले ली, उनके भी वही नाम है। जैसे कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5 क्या है, क्रमागत कोण है। तो इधर वाले भी होंगे 4 और 6 क्या है, क्रमागत कोण है। तो ये सभी कोणों के नाम मैंने आपको बता दिए। ये आप क्या करना है, याद रखने हैं कि कौन से कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा ही सिंपल है, जो मैंने आपको बताया इसे ध्यान से सुन लेना तो ये आपको पता चल जाएगा। और अपना एक इसे बना लेना समांतर रेखा कट करके, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने तरफ से नाम देकर कि हाँ ये कौन कौन सा होता है। देखिए कैसे करोगे, और समांतर रेखा बनाना अपनी तरफ से, इस तरह से कट कर लेना, अपने नाम देना, फिर सोचना कि ये और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं। इस तरह से नाम याद करने के बाद जब आप दोगे खुद से तो ये आपको याद हो जाएगा कि कौन सा कोण कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये बस आपको नाम जानना था। अब जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखे हैं संगत, एकांतर, एकांतर बाह्य, क्रमागत कोण, इनमें कुछ संबंध होता है, वो इम्पोर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब आगे, फिर उसके बाद मैं इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब इसको देखिए पूरा ही नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप चाहें तो आप कर सकते हैं। आइए तो समझते हैं कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा जो कोण बनते हैं उनके हमने नाम जान लिए, अब उनमें संबंध क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए
मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे के क्या हैं, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7 एक दूसरे के संगत कोण है। इसी तरफ से इस वाली साइड को चले जाइए, कोण नंबर 2 और 6 एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। 4 और 8 एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। अब इनमें संबंध ये होता है कि एक ही ओर के संगत कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ये है कहने का, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक ओर के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब क्या है इसका, ये है कि कोण नंबर 1 और 5 एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है, तो ये आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। यानी जितना कोण नंबर 1 होगा उतना ही 5 होगा, या फिर कह सकते हैं जितना कोण नंबर 5 होगा उतना ही कोण नंबर 1 होगा। तो इनमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपको इस तरह का चित्र बनाकर दे देगा और इनमें से इस कोण को दे देगा, पूछ लेगा ये कोण बताइए। तो अगर हमें पता होगा कि एक ही ओर के जो संगत कोण होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं तो हम बता देंगे आंसर अपना। ओके, और भी कुछ पूछ लेता है तो वो क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि एक ही ओर के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वो मैं सब लिख देता हूँ। देखो ये भाषा में लिखा हुआ है, संकेत के रूप में लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कोण नंबर 1 बराबर होता है कोण नंबर 5 के। ध्यान देना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं ये। कोण नंबर 3 बराबर होगा किसके, देखो कोण नंबर 7 के बराबर होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के संगत कोण है। इसी तरह से कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा कोण 6 के, और कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। तो ये एक दूसरे के संगत कोण है तो आपस में बराबर होते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, इस चित्र को बनाना और इसको याद रखना कि संगत कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको। तो दूसरा पॉइंट ये है, तो दूसरा पॉइंट अभी मैंने आपको पीछे बताया था, एकांतर अंत है कोण। तो कौन से थे एकांतर अंत है कोण, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 6 क्या कहलाते हैं, एकांतर अंत है कोण। इसी तरह से कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एकांतर अंत है कोण। तो मैं लिख देता हूं एकांतर अंत है कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये लाइन देखिए मैंने भाषा के रूप में लिख दी, लेकिन आपको संकेत के रूप में याद रखना है कि इस तरह से अगर कोई समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा इनको कट करती है तो जो कोण बनते हैं, यानी ये जो कोण बनेगा कोण नंबर 3 और इधर जो बनेगा ये आपस में बराबर होंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। और दूसरा मैंने भाषा में लिख दिया कि एकांतर अंत है कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इनका नाम एकांतर अंत है कोण है ना, तो ये आपस में बराबर होते हैं। और दूसरी तरह से आपको याद रखना है कि दो समांतर रेखाएं और उनको कोई एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उसके द्वारा कुछ कोण बनते हैं। तो इनमें संबंध होता है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा कोण नंबर 3 और ये जो यहाँ पर बनेगा ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 4 जिसे मैंने नाम दिया है और कोण नंबर 5 ये आपस में बराबर होंगे। तो आपको याद रखना है कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा। वैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो पूरा कोण नंबर 4 किसके बराबर होगा, कोण नंबर 5 की, ये आपको याद रखना है। और दूसरी लाइन, तो इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। तो तीसरा पॉइंट है जो कि क्रमागत कोणों को लेकर है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि इसमें क्रमागत कोण कौन से होते हैं। तो क्रमागत कोण होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं। 3 और 5 एक दूसरे के क्या हैं, क्रमागत कोण कहलाते हैं। और 4 और 6 क्या हैं, क्रमागत कोण। तो यहाँ पर ये है पॉइंट कि जो क्रमागत कोण होते हैं एक ओर के, वे आपस में संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। संपूरक कोण मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, ऐसे दो कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ये है कि एक ओर के क्रमागत कोण आपस में संपूरक होते हैं, या फिर दूसरी भाषा में यानी सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक ही ओर के क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यही तो बात होगी, संपूरक कह दो या फिर योग 180 अंश कह दो, दोनों ही बात बराबर है। तो मैं लिख देता हूं एक ओर के क्रमागत
कोणों का योग, मैं योग करके लिख देता हूँ, ये आपको सरल पड़ेगा, का योग 180 अंश यानी 180 डिग्री होता है। तो समझ में आ गया। एक ही ओर के जो एक क्रमागत कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा, 180 होगा, मतलब वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। तो मैं चलिए ये जो संकेत लिखे इसके अनुसार लिख देता हूँ। तो कोण नंबर 3 और जो कोण नंबर 5 है, अगर मैं इनका योग करूँ तो 180 अंश आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5 कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरी तरफ के क्रमागत कोण देखें तो कोण नंबर 4 और 6 एक दूसरे के क्रमागत हैं, तो कोण नंबर 4 और 6 का भी योग क्या होगा, 180 अंश होगा। ये भी कितना होगा, 180 अंश। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर शब्दों में लिखा वो मैंने आपको नोटेशन में लिख दिया, तो किसी तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे, 3 बिंदु थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, ये आपको याद रखने हैं। संगत, एकांतर अंतः कोण और क्रमागत कोणों में क्या संबंध होता है। बस ये इतना सा इसमें टॉपिक था ये हमारा ज्यामिति का, ये फिनिश हो गया। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, ताकि इसको और अच्छे से हम समझ सकें। अब आप ऐसा करें, इस चित्र को बनाएं अगर नहीं बनाया, और ये वाली चीज़ें लिख लें, हो सके चलो ऐसे ही कर लेना, ओके। इनको इस तरह से नोट कर लें। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया है उस पर ही ये पूरा का पूरा बेस है। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है यदि ABCD, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये नोटेशन यूज़ क्या हुआ है। यहाँ पर AB ये किसका नोटेशन होता है, समांतर, और ये CD, तो इसका मतलब क्या है कि AB लाइन और CD लाइन क्या है, आपस में समांतर। वैसे भी आप देख पा रहे हो समांतर ही हैं। तो इसमें पूछा गया है कि x तथा y का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, तो इसके द्वारा कुछ कोण बनने हैं। तो ये जो x कोण बना है और y कोण जो बन रहा है, इनके मान आपसे पूछे हुए हैं। अब बताइए, अब आप कैसे बताओगे। आपको जो अभी मैंने पीछे 3 पॉइंट बताए थे उसी से ये सॉल्व हो जाएगी। देखो लगाइए दिमाग, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ दिया भी है, देखो ये वाला कोण दिया हुआ है 50 अंश और ये वाला 130 अंश दिया हुआ है। तो x और y हमसे पूछे गए हैं। नाम वैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 अंश और ये वाला जो यहाँ पर कोण बनेगा, ये अभी मैं देखिए इसको नाम दे देता हूँ, ये वाला कोण नंबर इसको मैं 1 कह दूँ। तो ये जो कोण नंबर 1 है यानी 50 वाला और ये कोण नंबर 1 एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कोण नंबर 1 बराबर कितना होगा, 50 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कोण नंबर जो ये जो x है, ये किसका संगत कोण होगा, इस वाले कोण का ही तो संगत कोण होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने बताया था ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण इसके संगत होता है। एक नीचे आएंगे तो ये वाला कोण, एक नीचे जाइए तो ये आपस में संगत होते हैं। तो संगत कोण है जब ये, तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोण x कितना होगा, 130 अंश होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में संगत कोण है, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया था उसे देखिए, अगर आपने नोट किया है तो कोण x किसके संगत होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा ना। देखो इसके संगत कोण होगा ना, इसके संगत होगा, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो x का मान भी क्या होगा, 130 होगा। तो देखिए x कितनी, कोण x की वैल्यू निकल गई 130 अंश। बस यही हमें बताना था। अब हमें बताना है y। तो यहाँ पर देखिए x और y, यहाँ पर जो कोण होते हैं इनका नाम क्या बताया था मैंने, ये होते हैं एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो यहाँ पर x और y, अगर हम ये पेयर लिखते हैं कोण x और कोण y, ये क्या है, एकांतर अंतः कोण। देखिए ये पेयर में चलते हैं, ये जोड़े में चलते हैं। अगर मैं x के साथ 130 लिख दूं तो ये संगत हो जाएंगे, और x के साथ अगर मैं y लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण के लिए भी मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण x और y आपस में बराबर होंगे। तो कोण x जब 130 अंश है तो कोण y भी 130 अंश होगा।
तो कोण y बराबर भी 130 अंश होगा। तो देखो निकल गए दोनों। तो इसका मतलब है x भी 130 अंश, y भी 130 अंश। देखिए डायरेक्ट जो मैंने अभी पढ़ाया था वही यूज़ हो रहा है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ आ जाएगा। तो इसको नोट कर लें, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि होगा हमारा अब त्रिभुज यानी ट्रायंगल। तो चलिए इसको नोट कर लें आप। आइए त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो त्रिभुज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम परिभाषा देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिन पर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको त्रिभुज के प्रकार बताऊंगा, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। फिर इसमें बस यही होता है। और उसके बाद मैं आपको सीटेट के कुछ पूछे गए त्रिभुज पर क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन दूंगा। तो इतना हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं और यही आपको पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं पहले ये त्रिभुज होता क्या है। देखिए ट्रायंगल इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो त्रिभुज, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी तीन भुजाओं वाला, यानी ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी संरचना जो तीन भुजाओं से घिरी रहती है, यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ परिभाषा, बस आपको समझनी है क्या होता है, ऐसा नहीं है रटना है कि हाँ जी मुझे याद ही करनी है, कोई आपको एग्जाम सीटेट में लिखने को नहीं आएगी, बस आपको जस्ट समझना है। तो त्रिभुज क्या होता है, यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति कह सकते हैं या फिर बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज जिस तरह से आप बनाते हो, देखो इस तरह से आप देख सकते हो, तीन भुजाएं अगर मुझे लेनी है तो मैं इस तरह से लूँगा, एक भुजा ये ले ली और इनसे देखो ये आकृति घिर गई। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है तीन भुजाएं होगी इसमें, एक का मैं कह देता हूँ नाम ए बी और ये सी। तो ए बी भुजा, बी सी भुजा और ये सी ए भुजा। तो इन तीन भुजाओं से ये आपको जो घिरी हुई आकृति है, बाहर वाला नहीं, देखो अंदर वाला, ये पूरा क्या है अंदर वाला, जो मैं हाथ रख रहा हूँ ये आपका क्या है, त्रिभुज है। तो इसे हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो ध्यान देना, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो। अब इससे संबंधित कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखिए ये दो भुजाएं घिरी हुई हैं, तो देखो इनके बीच में एक कोण बनना है, यहाँ पर इनके बीच में एक कोण बनना है और यहाँ पर इनके बीच में कोण बन रहा है। तो जो हमारा त्रिभुज होता है इसमें सभी चीज़ें तीन तीन होती हैं, इसमें तीन ही भुजा होती हैं और तीन ही कोण होते हैं, वो आप देख पा रहे हो, तीन कोण बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो तीन कोण हैं कुछ भी हो सकते हैं, इनका जो मान है यानी अंश यानी डिग्री में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक विशेषता ये रहेगी कि आप ये वाला कोण ले लें सी, कोण ए ले लें, कोण बी, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण आप ले लें, अगर आप उन तीनों का योग करते हो, उनको आपस में जोड़ते हो, तो वो हमेशा 180 अंश ही रहेगा, उससे ना तो कम रहेगा ना ही ज़्यादा रहेगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। क्या पॉइंट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव, सदैव लिख दिया तो इसका मतलब है किसी भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं, सदैव 180 अंश, 180 अंश होता है। यहाँ पर मैं संकेत के रूप में लिख देता हूँ, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होगा, 180 अंश। इसका यूज होता है, ऐसा होता है कि कभी आपको वो दो कोण दे देगा तो तीसरा पूछ लेता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को यूज़ कर लेते हैं, दो कोण यहाँ पर लिख लेंगे तो तीसरा निकाल कर दे देंगे एग्जाम में जो पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो ये बेसिक सी नॉलेज है। और यहाँ पर आप देखें एक और जो नॉलेज आपको लेनी है वो ये है कि त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, सामान्यतः हम दो प्रकार होते हैं। नंबर एक तो होता है
अब आप सोच रहे होंगे आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार होते हैं। हाँ 3 ही होते हैं, लेकिन समझिए देखो मैं क्या कह रहा हूँ। त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है भुजा के आधार पर, 2 प्रकार हम पढ़ते हैं भुजा के आधार पर, यानी 2 तरह से हम पढ़ेंगे, और एक कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर तो ध्यान देना, त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं भुजा के आधार पर और एक पढ़ते हैं हम कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे वो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 ही प्रकार होते हैं, जिन्हें मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो त्रिभुज के सामने 2 प्रकार होते हैं, जिन्हें हम 2 आधार पर पढ़ते हैं, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर अगर आप त्रिभुज के प्रकार देखते हो तो वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ अभी आगे आपको मालूम पड़ेगा। दूसरा कोणों के आधार पर हम पढ़ते हैं, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 ही प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो सब आपको आगे मालूम पड़ेगा, बस ये मोटा मोटा जान लीजिए। तो इस तरह से ये कुछ नॉलेज थी जो आपको जाननी चाहिए थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें त्रिभुज का, अब मैं लास्ट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिस पर सीटेट एग्जाम के पेपर 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अकेले इसी पॉइंट को लेकर। तो उस पॉइंट को लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाला है। पॉइंट ये है, देखिए कोई भी अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो सबसे पहले हमें उसकी 3 भुजा चाहिए। तो त्रिभुज बनने की ये शर्त होती है, जो 3 भुजाएं आपको दी हुई हैं वे कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि उनमें से कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। क्या कहा मैंने कि त्रिभुज बनाना है आपको, तो 3 भुजा आप लोगे, तो शर्त ये है कि आपको ऐसी 3 भुजाएं लेनी हैं जिनमें कोई भी 2 भुजाएं लें, उनका योग अगर हम करें तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव बड़ा होता है तीसरी भुजा से। 2 का योग कर लिया तो बची कौन सी, तीसरी बचेगी, बस उससे ही बड़ा होगा तीसरी भुजा से। तो क्या लिखा मैंने पॉइंट कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहता है। अब ये कैसे क्वेश्चन इस पर पूछा गया था वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ऐसा करते हैं, देखिए इस पॉइंट को आप नोट करें, ये जो मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको बता देता हूँ भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोणों के आधार पर। फिर हम इकट्ठा एक साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो त्रिभुज से सीटेट एग्जाम के पेपर 1 और 2 में पूछे गए हैं। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम प्रकारों पर चलते हैं। तो ये जो पॉइंट बताया इसके भी क्वेश्चन मैं आपको एक साथ ही करा दूंगा उन्हीं के साथ, तो आप इसे नोट करें। मैं अब आपको पढ़ाऊंगा भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए तो देखते हैं त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो त्रिभुज का प्रकार होता है भुजा के आधार पर वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से ही आप देख सकते हो क्या होगा, समबाहु, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो ये लिखा हुआ है परिभाषा कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज होगा। तो यही इसकी परिभाषा होती है छोटी सी, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज अगर हम देखें लुक लाइक ऐसा दिखेगा, जिसकी तीनों भुजाएं अगर समान हैं तो कुछ इस तरह से। तो ये त्रिभुज ABC है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो भुजा होगी ये वाली ये आपस में समान होगी, इनकी समान लंबाइयाँ होंगी, तो समबाहु त्रिभुज होगा। अब इससे संबंधित 2 पॉइंट लिख लीजिए जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1, समबाहु त्रिभुज में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कि समबाहु त्रिभुज के तीनों
कोण समान होते हैं। तो क्या है पहला पॉइंट समबाहु त्रिभुज से संबंधित, ये है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं। तो क्या आप ये सोच सकते हो कि तीनों में से एक एक कोण कितने का होगा। देखिए पीछे मैंने बताया था कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी आधार पे हो, त्रिभुज होना चाहिए, तो उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब मैंने कहा कि तीनों कोण समान हैं, तो बताइए एक कोण कितने का हुआ, 60 अंश का हुआ। तो ध्यान देना तीनों कोण समान होते हैं, यानी कि हर कोण यानी तीनों कोण कितने अंश के होंगे समबाहु त्रिभुज में, 60 अंश के। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये याद रखना, 2 पॉइंट हैं, ये आपको नोट करने हैं, परिभाषा और ये 2 पॉइंट। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं समद्विबाहु। दूसरा भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम देखकर ही आप इसकी परिभाषा बना सकते हो, समद्विबाहु। सम का मतलब वही समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, कोई भी 2 भुजाएं समान हैं अगर त्रिभुज में, तो वैसे त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये लिखी हुई है परिभाषा, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, क्या हो, 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें कोई भी 2 भुजाएं हो सकती हैं, आप जस्ट ले लीजिए, एक ये है उसके लिए, तो ये मान लीजिए 2 भुजाएं हैं जो समान हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इससे संबंधित भी एक आप पॉइंट लिख लें, पॉइंट ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं। दूसरा कि इसके कोई भी 2 कोण हमेशा समान होते हैं। देखिए त्रिभुज 3 कोण होंगे ना, तो तीन में से समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण हमेशा समान होते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण समान होते हैं, 2 भुजाएं समान होती हैं और 2 कोण समान होते हैं। ओके, तो 2 कोण समान होते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण 60 अंश का है, तो बताइए बाकी के 2 कोण कितने के होंगे। तो क्वेश्चन समझ लिया। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण 60 अंश का है, तो बताइए उसके बाकी के 2 कोण कितने अंश के होंगे। तो आप बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपको एक कोण दे दिया, मान लीजिए कोण ए बराबर 60 अंश, बाकी की 2 कोण पूछे हैं। लेकिन आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है, अभी मैंने जो लिखी हुई है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण हमेशा समान होते हैं। तो आप बताइए एक कोण जब 60 अंश दे दिया तो बाकी के 2 कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि वो जो समान कोण है, मान लीजिए कोण बी और कोण सी वो x हैं। ओके, दोनों ही समान है तो x मान लिया मैंने। अब 3 कोण है तो तीनों का योग है, कितना होगा, तीनों कोणों को अगर मैं योग करूँ तो 180 अंश होगा, यहाँ से x मिल जाएगा। देखो ये 2x हो गया, 60 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा 120, यहाँ से x देखिए कितना आ जाएगा, ये 60 बार कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो इसमें दोनों कोण बाकी के क्या आ गए, 60-60। तो ये भी क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज भी, यहाँ से एक और रिजल्ट आपको मिलता है कि समबाहु त्रिभुज भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए ये जो कंडीशन है केवल ये कहा गया है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, 2 भुजाएं समान होनी चाहिए, बाकी कुछ हो क्या हो पता नहीं, लेकिन 2 भुजाएं समान है तो वो समद्विबाहु हो जाएगा। तो समबाहु बताइए समद्विबाहु नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि समबाहु में तो तीनों ही भुजाएं समान होती हैं। जब तीनों समान होती हैं तो उनमें से 2 तो आपस में होंगी ही। तो समबाहु त्रिभुज भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये स्टेटमेंट लिख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं हम लास्ट अपने प्रकार पर, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु, विषम का मतलब होता है असमान, और ऐसा त्रिभुज विषमबाहु कौन सा होगा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हैं, यानी असमान होती हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो वैसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग मिलेंगी, जैसे ये इस तरह से ये त्रिभुज,
ABC। तो इसमें क्या होगा, ये जो तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होंगी, कभी भी एक जैसी नहीं होंगी, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके बारे में बस यही है इसकी परिभाषा। और कोणों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बस यही है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। बाकी हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा कोण किसके बराबर होगा या फिर नहीं होगा। बाकी का ये है कि तीनों कोण अलग अलग होंगे, ये तो है। ओके, बाकी इसमें बस आपको परिभाषा जाननी है। तो समबाहु और समद्विबाहु से संबंधित ये दो पॉइंट थे, इन्हें नोट कर लेना। और एक और मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज भी एक समद्विबाहु त्रिभुज ही होता है, ये बात आप नोट कर लेना। तो ये हो गए हमारे भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। अब इसके बाद आ जाएंगे कोण के आधार पर। तो चलिए कोण के आधार पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से भुजा के आधार पर होते हैं, वैसे ही कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इन्हें जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं जो कोण के आधार पर होते हैं त्रिभुज के। तो इनमें से पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। तो इनका जैसा नाम है वैसे ही ये परिभाषित होंगे, जैसा कि इसका नाम है न्यून कोण त्रिभुज। तो इसमें आपको पहले जानना होगा कि ये न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण, देखिए सभी प्रकार के कोण मैंने पढ़ा दी हैं, वैसे जान लीजिए न्यून कोण कौन सा होता है। वह कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, यानी 0 अंश और 90 अंश के बीच में होता है, वह न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होगा, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। ओके, तो त्रिभुज के अगर तीनों कोण न्यून कोण हैं, मतलब 90 अंश से कम हैं तीनों कोण, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, 90 अंश से कम। अगर आपको किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम दिखाई देते हैं तो उस त्रिभुज का नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। तो ये इतना सा है। अब दूसरा टाइप जो आता है कोण के आधार पर, वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो जैसा कि इनका नाम है वैसे ही ये परिभाषित होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसका कोई एक, तो ध्यान देना, कोई एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण कौन सा कोण होता है, जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। यानी आपको अगर किसी त्रिभुज में कोई कोण 90 अंश से बड़ा दिखाई दे, किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, तो उस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। तो कोई एक कोण अधिक कोण हो, देखो कोई एक कोण होना चाहिए, तो उस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक का होना चाहिए, 90 अंश से अधिक। कोई एक हो, देखो यहाँ पर प्रत्येक हो, तीनों कोण न्यून कोण हो, लेकिन अधिक कोण के लिए केवल एक कोण होना चाहिए, अधिक कोण। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। चौथा होता है समकोण त्रिभुज। और समकोण कौन सा होता है, 90 अंश। वह कोण जो 90 अंश का होता है उसका नाम होता है समकोण। तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, मतलब 90 अंश का हो। ओके, अगर त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का है तो उसी को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो नाम आप याद रख लीजिए, उसी के अनुसार ये परिभाषित हो जाते हैं कोण के आधार पर। तो ये जस्ट आपको बस याद रखना है कौन सा त्रिभुज किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों प्रकार हमारे हो जाते हैं, भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी। तो ज्यामिति का ये जो पार्ट सेकंड है, इसकी जो ज्यामिति में जो हमने पढ़ना था वो पूरा तो फिनिश हो गया। अब बस लास्ट क्वेश्चन रह जाते हैं जो मैं आपको अब कराने वाला हूँ, जिसमें हम सीटेट एग्ज़ाम के 10 से 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी हमने इस पार्ट सेकंड में ज्यामिति का टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित। ओके, और कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, और आप इसको नोट कर लें, या फिर समझ गए हों तो कोई ज़रूरी नहीं है इसको नोट करना, बस समझ लें नाम से। वैसे तो नाम से ही इसकी परिभाषा दी जाती है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन मैंने सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो लिए हुए हैं, इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी अभी हमने पार्ट सेकंड में ज्यामिति का जो भी टॉपिक पढ़ा है, उनसे ज़्यादातर पेपर 2 यानी जूनियर लेवल पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़े से एडवांस होंगे, बट ये जो भी कुछ पढ़ाया गया है वो सब उसी से सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, यानी 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपको सही चुनना होता है, बट ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, हम डायरेक्ट ही सही आंसर निकालेंगे।
तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप डिग्री में x 3x + 20 तथा 6x है तो त्रिभुज होगा। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं दिए गए हैं, x की फॉर्म में दिए गए हैं। एक कोण है x, दूसरा है 3x + 20 और तीसरा है 6x। तब हमसे पूछा है कि वह त्रिभुज कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन थे, जिनमें से एक ऑप्शन था कि न्यून कोण त्रिभुज होगा, दूसरा था समकोण त्रिभुज होगा, तीसरा था अधिक कोण त्रिभुज होगा या फिर समद्विबाहु। तो आपको देखना है। अब हमें दिए हुए हैं तीनों कोण, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों कोण अस्पष्ट दिए हुए हैं, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है क्या है कोण। तो हम अभी नहीं बता सकते जब तक कि ये तीनों कोण हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ जाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों कोणों को निकालेंगे कि ये हैं कौन से कोण। अगर हमारे पास स्पष्ट रूप से ये तीनों कोण आ जाएंगे तो हम बता देंगे कि त्रिभुज कौन सा होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो हम देख लेंगे और बता देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और पहले हम करेंगे कि ये कोण कौन से हैं वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 कोण दिए हुए हैं। एक बात है, त्रिभुज कोई सा भी हो, पहले ही मैंने बताया था कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, 180 और डिग्री होगा। तो इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 180 के। तो वही मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ। तो एक कोण है x, दूसरा कोण है 3x + 20 और तीसरा कोण है 6x। तो तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। त्रिभुज की पहले ही मैंने आपको एक पॉइंट प्रॉपर्टी के रूप में बताई थी। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे ये तीनों कोण निकल आएंगे। तो यहाँ ये देखिए x के x में ऐड होते हैं x और ये 3x और 6x। तो यहाँ पर 1, 3 और 9 ये कितने हो गए, 10x और +20 बराबर 180। हमें यहाँ से x निकालना है तो 20 को इधर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर किस में जाएगा, माइनस में, -20। तो यहाँ से 10x बराबर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 160। अब देखिए x निकालना है तो यहाँ पर ये x के 10 किस में, गुणा में है, तो इधर किस में जाएगा, भाग में। ये तो बेसिक रूल होते हैं, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। तो x की वैल्यू आ गई 16। अब बस x की वैल्यू अपने इन कोणों में रख दीजिए तो आपको स्पष्ट कोण मिल जाएंगे, क्लियर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कोण है क्या। तो निकालते हैं। देखो पहला कोण निकालते हैं जो कि कितना है, x है, तो पहला कोण कितना आ जाएगा, 16 डिग्री आ जाएगा। दूसरा कोण है 3x + 20, तो 3x की जगह 16 लिखेंगे +20, तो ये कितना आ जाएगा, 48 + 20 = 8 और ये आ जाएगा 60 यानी 68 डिग्री। तीसरा कोण क्या है, 6x, तो बराबर होगा 6 गुणा x की वैल्यू देखिए 16 है, तो ये कितना आ जाएगा, 96 डिग्री। तो 3 कोण हमारे पास आ गए, 16 डिग्री, 68 डिग्री और 96 डिग्री। तो अब आप इन तीनों कोणों को देखिए, 16 डिग्री, 68 डिग्री और 96 डिग्री, और पहचानिए कि कोण के आधार पर ये कौन सा त्रिभुज हमारा बनेगा। तो पहला मैंने बताया था न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा था, जिसमें तीनों कोण 90 अंश से छोटे थे। तो क्या इसमें तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं, नहीं। देखिए 2 कोण तो हैं लेकिन एक नहीं है, एक 90 से बड़ा है, तो न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा। दूसरा कौन सा बताया था मैंने, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या था, जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, वैसा त्रिभुज अधिक कोण होता है। तो यहाँ पर इस कोण को देखिए 96 डिग्री को, तो ये 90 अंश से बड़ा है। देखिए 3 कोण है, 3 में से एक हमारा 90 अंश से बड़ा है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि हमारा जो त्रिभुज है वो क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, जिसमें अधिक कोण त्रिभुज लिखा हुआ होगा। तो देखिए सीधा का सीधा पूरा जो मैंने पढ़ाया था वही इसमें अप्लाई हो रहा है, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तीसरा भी बताया था मैंने कौन सा, समकोण। समकोण के लिए क्या है, एक कोण 90 का हो, तो 90 का तो कोई सा है ही नहीं, तो वो तो है ही नहीं। ओके, तो कौन सा त्रिभुज होगा, ये वाला हमारा, ये अधिक कोण त्रिभुज। तो इसका आंसर ये हो गया। तो इसे सॉल्व कर लें आप, अपनी तरफ से भी करें दोबारा से, और इसको नोट कर लें पहले।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं रफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी त्रिभुज की ही प्रॉपर्टी लगेगी और इसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। देखो इसमें भी 4 ऑप्शन थी लेकिन वो हम लिखे नहीं है, हम डायरेक्ट सही आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सभी पेपर 2 में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो थोड़े एडवांस होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा आपको सोचना पड़ता है इनमें। देखिए क्या बोला गया इसमें, आकृति में त्रिभुज ABC है। हाँ ये रहा, देखो त्रिभुज दिया हुआ है। ये हमें फिगर, ये चित्र दिया हुआ था, इसके जरिए ही हमें निकालना है जो कुछ पूछा गया है। तो पूछा गया है इसमें एंगल, देखिए ये कोण का साइन होता है, इसका मतलब है कोण ABD की माप डिग्री में है। हमसे क्या पूछा गया है कि आपको बताना है कोण ABD, मतलब देखिए ABD, तो हमें कौन सा कोण बताना है, हमें ये वाला कोण बताना है कितना होगा। कोण ABD हमें बताना है कितना होगा। हमें कुछ इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, जैसे आप देख सकते हो ये कोण A 62 डिग्री दिया हुआ है, ये यहाँ पर कोण D 119 डिग्री, कोण B यहाँ पर यानी DBC दिया हुआ है 18 डिग्री। अब इनकी हेल्प से, इनका यूज़ करके हमें ये कोण ABD निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हमें ये वाला कोण निकालना है। तो आप देखिए ये पूरा त्रिभुज है ABC, लेकिन इसके 2 पार्ट हुए हैं। अगर आप देखो एक त्रिभुज यहाँ पर ABD बन रहा है, देखो ये वाला इसको देखें, और एक त्रिभुज है हमारा BDC, एक नीचे बनना है ये रहा। हमें क्या करना है, हमें जो कोण निकालना है ये वाला ऊपर वाले त्रिभुज में, इस वाले में, कौन से में, ABD में। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये वाला कोण मुझे पता है। अगर मैं ये वाला कोण निकाल लूँ तो मैं ये वाला बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180। अगर मुझे 2 पता होंगे कोण तो तीसरा तो निकाल ही लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले कोण को निकालूंगा पहले, फिर मैं इसको बता दूंगा। तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर देखो एक कोण आपने पढ़ा होगा रिजु कोण, जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये इस तरह से लाइन खींच दी जाए तो ये वाला जो कोण होता है ये कितने का होता है, 180 डिग्री का बनता है। तो यही रिजु कोण यहाँ पर भी बन रहा है। देखो आपको देखना पड़ेगा, ये वाला कोण देखिए, यहाँ से देखो, मैं अभी मार्कर चलाऊंगा, ये यहाँ से ले जाओ और यहाँ तक, क्या ये रिजु कोण नहीं है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, और इस पर ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 अंश का होगा। लेकिन इसमें से हमें ये वाला कोण दिया हुआ है 119, तो ये पूरा वाला कोण 180 का होगा। इतना 119 है, तो ये वाला मैं निकाल सकता हूँ कैसे, 180 में से 119 घटाकर। तो यहाँ पर कोण BDA कितना होगा, देखो कोण BDA, ये वाला कोण, ये वाला देखो, ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस 119। देखो ये पूरा कोण 180 का है ना। अब इसमें से इतना कोण यहाँ तक का, ये 119 हमें दिया हुआ है, तो इसे निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे 180 में से 119 घटा देना है। अब ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 61 डिग्री। तो कोण BDA आ गया हमारा 61 डिग्री, बस। यानी ये वाला जो कोण है ये कितना आ गया, 61 डिग्री। अब हमें पता है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अगर हम देखें तो 62 डिग्री प्लस 61 डिग्री प्लस कोण ABD बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। देखिए इस त्रिभुज को देखो ABD, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन तीनों का योग 180 अंश होगा त्रिभुज के लिए। तो मुझे ये कोण पता है 62 और ये 61 पता है, मुझे ये निकालना है। तो मैं निकाल लेता हूँ, देखो ये रहा 62 61, ये निकाल लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो कोण ABD हमें निकालना है, तो कितना होगा, ये 62 और ये 61 कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 और 123। ओके, तो ये 123 हो जाएंगे, इन्हें मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में जाएंगे। तो कोण ABD बराबर आ जाएगा 57 डिग्री, तो यानी 57 अंश। हमारा यही आंसर हो गया। सही है, ये एंगल हमें ABD निकालना था। तो 62 और 61 कितना हो गया, 123। 123 को मैं इधर ले जाऊंगा राइट साइड में, तो माइनस में जाएगा क्योंकि प्लस के हैं। तो 180 में से 123 घटेंगे तो कितना बचेगा, 57 डिग्री। तो हमारा ये जो एंगल है ABD कितना आ गया, 57 डिग्री, यानी 57 अंश। तो इस तरह से ये निकालना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दो और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोनों क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं और दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है। ये वाला शायद 16 में पूछा गया था, ये 14 में। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर 1 से कम क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर 1 से क्वेश्चन ज़्यादातर पार्ट 1 में जो मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई है वहीं से पूछ ले जाते हैं, और पेपर 2 में ये जो भी पार्ट पढ़ाऊँगा मैं ज्योमेट्री के, इन सभी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ और ये वाला आपको खुद सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों सेम है, ओके। और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ मैं। देखिए पढ़ें इसमें क्या पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप है। तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन हमें सही लगाना था, तो आंसर हम सही निकालते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपको एक कोण दिया हुआ है एक त्रिभुज का 110 अंश, और इसमें कहा गया है कि अन्य दो कोणों के समद्विभाजक द्वारा बने कोण को आपको बताना है। पहले मैं इसका आपको चित्र बना देता हूँ, ज्योमेट्री बना देता हूँ इसकी, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें पूछा क्या गया है। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। इसमें हमें एक त्रिभुज दिया गया है, तो एक त्रिभुज ये रहा, उसका एक कोण हमें कितना दिया हुआ है 110 अंश, 110 अंश दिया गया है। और क्या बोला गया है कि इसके अन्य दो कोण 110 ये हो गया, तो दूसरे बचे कौन से कोण हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों कोणों के समद्विभाजक का मतलब होता है जो दो बराबर भागों में बांट दे, तो इनके बीच बने कोणों की माप है। तो आप बताइए ये दोनों कोण हैं तो इनके समद्विभाजक क्या होंगे। समद्विभाजक का मतलब जो इन दोनों कोणों को आपस में दो बराबर भागों में बांट दे। तो एक तो देखो इसके बीच का समद्विभाजक ये होगा और इस वाले कोण का समद्विभाजक ये होगा। तो इनके द्वारा जो कोण बनाए, इस वाले कोण का समद्विभाजक ये रहा और इस वाले कोण का समद्विभाजक ये रहा, तो इन दोनों के बीच का कोण कौन सा बनना है, ये वाला। तो यही कोण हमसे पूछा गया है कि ये क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसे निकालते हैं। चलो तो सॉल्व करना है, आसान है इसे। देखो क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है तो मे भी पूछा जा सकता है दोबारा से। अब इसमें हमें ये वाला कोण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना, ये वाला जो कोण है ये पूरा कोण किसके द्वारा बराबर भागों में बट रहा है, इसके द्वारा। तो अब यहाँ पर देखना, ये वाला जो कोण होगा ये इतना, और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये समद्विभाजक द्वारा आपस में बराबर भागों में बांट दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपना त्रिभुज लेंगे ABC। अगर मैं त्रिभुज ABC लूँ तो इसमें जो 3 कोण बनेंगे उनका योग 180 अंश होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये वाला जो पूरा कोण है ये x है और ये जो पूरा कोण है ये y है, ओके। तो 110 प्लस x प्लस y कितना होगा, 180 अंश होगा। किसमें, त्रिभुज ABC में। देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC में अगर मैं देखूं तो ये वाला कोण है इसका एक ये वाला है, एक ये, इन तीनों का योग कितना हुआ 180 अंश। तो यहाँ से मैं x प्लस y निकाल लूँगा, कितना आएगा, यानी 2 बचे हुए कोणों का योग में निकाल लेता हूँ। तो 110 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 70। 110 में 180 में से 110 गए तो कितना बचेगा 70। तो ये वाले त्रिभुज ABC में ये वाला जो कोण है, यानी कोण ABC प्लस कोण ACB जो कि x और y है, इनका योग कितना आ गया 70 अंश आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैं ये करूँगा, मुझे ये कोण निकालना है, तो मैं त्रिभुज क्या लूँगा A, इसको D पॉइंट कह देता हूँ। देखो ये वाला जो है त्रिभुज BDC, त्रिभुज BDC को देखिए, त्रिभुज BDC, तो ये भी तो एक त्रिभुज है, इसके भी तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला कोण तो मुझे निकालना है, यानी कोण D मुझे निकालना है, प्लस बाकी के जो 2 कोण होंगे यानी कोण DBC। देखो ये वाला कोण, इसका योग और प्लस ये वाले कोण का योग, इन तीनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये कोण होगा कितना, देखो ये पूरा कोण कितना माना था मैंने, x माना था ये वाला कोण, और ये पूरा कोण मैंने y माना था। अब जब ये पूरा x है तो ये इतना, इसका आधा कितना होगा x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये
इस वाले समद्विभाजक द्वारा दो भागों में बट रहा है ये पूरा कोण, तो ये भी x/2 होगा और ये भी x/2 होगा, तो x/2 होगा प्लस इसी तरह से ये पूरा कोण y है और ये इस समद्विभाजक द्वारा दो बराबर भागों में बट रहा है, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा यानी y/2 और ये भी y/2 होगा। तो मैं y/2 ले लेता हूँ, यानी ये वाला कोण कितना होगा x/2, ये वाला y/2 और ये वाला कोण हमें निकालना है d। तो इन तीनों का योग भी कितना होगा 180 अंश होगा। अब मैं निकाल लेता हूँ कोण d। तो यहाँ देखें कोण d मुझे निकालना है जो पूछा गया है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ देखिए यहाँ पर अगर मैं दो एलसीएम ले लेता हूँ तो ऊपर कितना बचेगा x + y बचेगा बराबर 180 अंश। और क्या कर सकते हैं, देखो कोण d प्लस x + y की वैल्यू कितनी है 70 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 70 वैल्यू x + y की अपॉन 2 बराबर 180। यहाँ से आगे सॉल्व करता हूँ कोण d, ये कितना बचेगा 70/2 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। अब मुझे कोण d निकालना है तो 35 को मैं इधर ले जाऊंगा, माइनस में चला जाएगा, तो कोण d बराबर आ जाएगा 180 - 35 जो कि कितना आएगा 145। तो कोण d जो हमसे पूछा गया है यानी दोनों समद्विभाजक के बीच का जो कोण है कोण d वो कितना आ गया 145 अंश। इस तरह से ये सॉल्व करना था। ओके, तो ध्यान देना, पहले त्रिभुज ABC में लगाना तीनों कोणों का योग 180, फिर आपको इस छोटे वाले त्रिभुज में लगाना है। बस ध्यान देना ये पूरा कोण x है, ये पूरा कोण y है, तो ये आधे हो जाएंगे क्योंकि ये इस समद्विभाजक द्वारा दो बराबर भागों में बट रहे हैं। तो x/2 y/2, यहाँ भी मैंने इन तीनों कोणों का योग 180 अंश कर दिया कि इसमें त्रिभुज BDC में। बस यहाँ से मैंने x + y की वैल्यू रख दी और कोण d निकाल ले जो हमें चाहिए था 145 अंश, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस यहाँ पर 110 की जगह 130 है, इतना है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है, इसे आप नोट कर लें। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और दोनों क्वेश्चन सिंपल हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, तो इनको सॉल्व करना। अब मैं आपको पार्ट 1 में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे वो आपको सॉल्व करना है। तो उसमें हमसे एक वैल्यू पूछी गई थी 2x + 3y की कितनी वैल्यू होगी। यहाँ पर आपको x बताया था, x क्या था, x हमारा एक कोण था जो कि अपने कोटि पूरक कोण के बराबर था, और साथ में y क्या था, y भी एक कोण था जो कि अपने समपूरक कोण के बराबर था। कोटि पूरक कौन से कोण होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है। तो आप बताइए अगर x अपने ही कोटि पूरक कोण के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी 45 अंश होगी। ओके, तो दो ऐसे कोण जो अपने ही कोटि पूरक हों, साथ में वो बराबर हों, तो वो कब होंगे, जब वो 45 अंश के होंगे। तो x की वैल्यू तो देखो 45 अंश आएगी। इसी तरह से y क्या था, y वह कोण था जो अपने समपूरक के बराबर था। तो दो समपूरक कोण कब होते हैं, जब उनका योग 180 अंश होता है। तो y जब अपने समपूरक कोण के बराबर है तो वो कितना होगा, वो 90 अंश का होगा, तभी तो दोनों का योग 180 बैठेगा। तो y की वैल्यू होगी यहाँ पर 90 अंश। तो चलिए निकाल देते हैं 2x + 3y की वैल्यू। 2 कितना, x कितना है 45 और 90, ये आ जाएगा 90 प्लस ये आ जाएगा 270, यानी ये आ जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था, थोड़ा सही से पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। उसमें कहा है ना x अपने कोटि पूरक कोण के बराबर है, तो अपने कोटि पूरक कोण के अगर वो बराबर है तो कितना होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 अंश होना है, तो तभी तो होगा जब वो 45 अंश होगा। इसी तरह से y क्या था, समपूरक कोण के बराबर, तो समपूरक कोण के बराबर तभी होगा ना जब उसका मान 90 अंश होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 अंश 180 अंश होना है ना। तो इस तरह से x आपका 45 होगा और y 90 अंश, तो ये वैल्यू आपकी 360 डिग्री निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ज्योमेट्री का ये पार्ट 2 हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है, और इसमें अब आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करना है। साथ ही आपका पार्ट 3 भी आएगा ज्योमेट्री का, वो लास्ट होगा, उसमें 2 टॉपिक और रह गए हैं, चतुर्भुज और वृत्त, वो मुझे कराने हैं। ठीक है, देखिए होने को तो मैं आपको ये पूरी ज्योमेट्री एक ही लेक्चर में 20-30 मिनट में पढ़ा देता, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं सारा आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, और ये ऐसी ज्योमेट्री है जिसे आप CTET के अलावा भी कोई किसी भी इंडिया के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा।
तो पार्ट 3 भी आपको देखना है, उसमें 2 टॉपिक रहेंगे, उनको और कर लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।